हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का चैप्टर नंबर 8 रेस्पिरेटरी सिस्टम को आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। एंड ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में आपको पता है कि हर चैप्टर से कुछ ना कुछ सवाल आते हैं। ऐसा कोई चैप्टर नहीं है जिससे बहुत ज़्यादा सवाल आता हो, ऐसा नहीं है। यहाँ पर इक्वली डिवाइडेड है हर चैप्टर लगभग। तो इस चैप्टर से भी तकरीबन आपको 5 नंबर के सवाल देखने को मिलते हैं। 5 से 7 नंबर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, हाँ। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का सिलेबस में हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, देन आपको मैं कंटिन्यू करूंगा आगे की चीज़ों को पढ़ाना। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सिलेबस को देखेंगे कि भैया चैप्टर नंबर 8 है। चैप्टर नंबर 8 का क्या है? रेस्पिरेटरी सिस्टम है। सबसे पहले हमें पढ़ना है एनाटॉमी ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स एंड देयर फंक्शंस, यानी कि जितने भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन हैं यानी श्वसन अंग है उन सभी का एनाटॉमी यानी संरचना, एंड देयर फंक्शन, फंक्शन मतलब हो गया कार्य, है ना, कार्य, यानी जितने भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं उनका एनाटॉमी पढ़ना है यानी संरचना पढ़ना है और उसके कार्य पढ़ना है। ठीक है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स का एनाटॉमी और फिजियोलॉजी यानी कि हमें पढ़ना है, क्योंकि एनाटॉमी में हम स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं, फंक्शन की स्टडी किसमें करते हैं? फिजियोलॉजी में। तो सिंपल सिंपल सी बात है भाई, जितने भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन हैं, श्वसन अंग है, उन सभी का एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पढ़ना है। ठीक है, हाँ, यानी स्ट्रक्चर और फंक्शन। उसके बाद हमें पढ़ना है रेगुलेशन मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, यानी कि आखिर रेस्पिरेशन होता क्या है, कैसे होता है, यानी इनहेलेशन कैसे होता है, एक्सहेलेशन कैसे होता है, ये चीज़ें पढ़नी है। उसके बाद रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज़ पढ़नी है, जो अलग अलग रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स वगैरह आती हैं, आगे आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो इस क्लास को पढ़ने के लिए मेरे ख्याल से 4 लेक्चर की रिक्वायरमेंट होगी, यानी 4 लेक्चर की रिक्वायरमेंट होगी। एंड 4 लेक्चर में बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको ये चैप्टर अच्छे से पढ़ा दूंगा। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, इसका परिचय जानते हैं कि क्या होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम भैया, है ना, क्या होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। टेक 1 सेकेंड। हाँ चलो, सब कुछ ओके है, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है, दिक्कत तो नहीं आ रहा? मेरे फ़ोन में दिक्कत आ रही थी इस वजह से। चलो ओके है, इंटरनेट वगैरह मैं देख लेता हूँ, यस ओके है। चलिए कोई नहीं, कोई नहीं, होता है, कई बार होता है, होता है, होता है। चलो भाई, अभी सब सही है। हाँ, घबराना नहीं, कभी कोई दिक्कत होगा, मैं अपने फ़ोन में अपने पास क्लास को चला के रखता हूँ, अगर कहीं भी ब्लैक स्क्रीन की समस्या आएगी तो मेरे को दिखता है। ठीक है। देखो भाई, रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र। आप सांस क्यों लेते हो? सोचो, बताओ, आप सांस क्यों लेते हो? तो जब आप नाक के द्वारा या मुंह के द्वारा सांस लेते हो तो आपको पहले एक इमेज दिखाता हूँ, ये इमेज। जब आप यहाँ से सांस देते हो, नाक का छेदा को नॉस्ट्रिल बोला जाता है। नाक के छेदा को क्या बोला जाता है? नॉस्ट्रिल। जब आप नॉस्ट्रिल के द्वारा सांस लेते हो तो ये आपके नासा गुहा यानी नेजल कैविटी में जाता है, या तो ओरल कैविटी यानी मुंह के द्वारा सांस लेते हो, और कहीं से सांस लेते हो क्या? नहीं ना, हाँ, या तो नाक से या तो मुंह से। हाँ, सांस लेते हो और वो कहाँ जाता है? आपके फेरिंग्स में जाता है। फेरिंग्स के बाद आपके श्वास नली लैरिंग्स, एंड उसके बाद धीरे धीरे ट्रैकिया में चला जाता है। किस में चला जाता है? ये देखो ट्रैकिया है ना, ये देखो ट्रैकिया है, जिसको विंड पाइप कहते हैं। ट्रैकिया में गया एंड यहाँ ट्रैकिया आपके ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, हाँ। एंड ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में कन्वर्ट होने के बाद लास्ट में ये एल्वियोलाई बनता है। ये क्या बनता है? एल्वियोलाई। और एक्चुअली पता है आपका, मान लो ये एक एल्वियोलाई मैं जूम करके बना देता हूँ, ऐसे नहीं, अच्छे से। आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम का वर्क क्या है सबसे अच्छे से समझने का तरीका यही है, क्योंकि पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट यही एल्वियोलाई है। बहुत सारे एल्वियोलाई होते हैं, बहुत सारे एल्वियोलाई होते हैं। ठीक है, तो जो भी आप सांस लेते हो, ऑक्सीजनेटेड मतलब ऑक्सीजन लेते हो, उसके साथ सिर्फ ऑक्सीजन तो नहीं जाता, और भी चीज़ें जाती है, वो फाइनली यहाँ आता है। एंड एल्वियोलाई के पास छोटी छोटी ब्लड वेसल्स हैं जिसका नाम है कैपिलरीज, जिसका नाम है कैपिलरीज। आपने पढ़ा था कि जब भी आपका हार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है तो वो प्योर होने के लिए कहाँ जाता है? लंग्स में। और लंग्स में कहाँ जाता है? यही एल्वियोलाई के पास। एल्वियोलाई के पास क्या एल्वियोलाई में घुस जाता है? नहीं, एल्वियोलाई में घुसता नहीं है, यहाँ पे वो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। अच्छा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा ज़्यादा है। तो करता क्या है, ये एल्वियोलाई की दीवार बहुत पतली होती है,
बहुत पतली होती है, स्क्वैमस एपिथेलियम से बना होता है। एंड ये वाला जो ब्लड वेसल्स है, सबसे थिनेस्ट ब्लड वेसल कैपिलरीज, इसका भी दीवार बहुत पतला होता है, तो यहाँ से डिफ्यूजन हो सकता है, यहाँ से चीज़ें आर पार हो सकती हैं, रिस सकती हैं, गैसों का रिसाव हो सकता है, ठीक है। हाँ, तो जो इसमें एक्सेस अमाउंट, खराब खून में जो एक्सेस अमाउंट में CO2 है वो एल्वियोलाई में बाहर चला जाता है, बाहर चला जाता है। एंड चूंकि आप सांस लिए हैं, आप सांस लिए हैं, तो आपके एल्वियोलाई में ऑक्सीजन भरा हुआ है, आपने सांस लिया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो वो ऑक्सीजन ब्लड के अंदर डाल देता है, वो ऑक्सीजन ब्लड के अंदर डाल देता है। ऐसा क्यों होता है? तो चूंकि आपका यहां पर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, समझो बात को, नीचे आपका CO2 ज्यादा, इसमें CO2 कम, तो कोई भी CO2 कैसे होगा? ज्यादा से कम की ओर डिफ्यूज हो जाएगा। यस, एंड जब आप सांस लेते हो तो यहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा, यहाँ ऑक्सीजन कम, तो ये ज़्यादा से कम की ओर, यानी एक्चुअल गैसियस एक्सचेंज, इस मैकेनिज्म को क्या कहते हैं? गैसियस एक्सचेंज, गैसियस एक्सचेंज, गैसियस एक्सचेंज यहां पर होता है। और फिर आपके ब्लड में ऑक्सीजन चला गया, इस तरीके से आपके हार्ट में जाएगा, हार्ट से पूरे बॉडी में जाएगा, एंड पूरे बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल जाएगा। यानी ओवरऑल आप रेस्पिरेटरी सिस्टम एक ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम है। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है? एक ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम है। कैसे? तो आपका जो भी ब्लड है, ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम किसका होता है? लंग्स का। एक बच्चा बहुत अच्छा सवाल पूछा था, सर आप बोल रहे हैं लंग्स, तो किडनी भी तो ब्लड को प्यूरिफाई करता है। तो मेरे बाबू, लीवर भी ब्लड को प्यूरिफाई करता है, सबका प्यूरिफिकेशन का काम अलग अलग है। जैसे लंग्स जो है आपके ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है, तो वैसे किडनी आपका क्या कहते हैं, यूरिन बना के बाहर निकालता है, एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर, साल्ट वगैरह को निकालता है। एंड लीवर वहां पे डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस करता है। तो सबका अपना अपना ब्लड को प्योर करने के लिए अलग अलग तरीके हैं, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे जो ब्लड प्योर होता है, लंग्स क्या करता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट कर देता है। कैसे? चूंकि इसके पास ऑक्सीजन है, तो ये ऑक्सीजन ब्लड में भेज देता है। कहां पे होता है? एल्वियोलाई के पास होता है। तो काफी बार सवाल पूछा हुआ है। देखो, एल्वियोलाई को डिटेल में देखना है तो इस इमेज में देखो, ये देखो यहां पर एल्वियोलाई को जूम करके दिखाया गया है। देखो भाई, थ्योरेटिकली पढ़ना होगा तो मैं तो पढ़ के सुना दूंगा, समझ जाओगे, लेकिन पहले कंसेप्ट सीखो क्या होता है। ये देखो आपके छोटे छोटे एल्वेलाई हैं, इसको एयर सैक कहा जाता है, हवा की कुपिकाएं कही जाती हैं जिसमें हवा भरा होता है, ठीक है। हाँ, अब क्या होता है कि यहाँ पर देखो ये एल्वेलाई है, यहीं पर एक्चुअली गैसियस एक्सचेंज होता है। O2 ब्लड में जाता है, CO2 बाहर जाता है, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे दिखाया गया है, अगर किसी को एम्फाइसीमा हो गया, एम्फाइसीमा में क्या होता है? एल्वेलाई का वॉल देखो इसमें कितना अच्छे से यहाँ टूट गया है, तो टूटने की वजह से उसको सांस लेने में दिक्कत होगी, बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, है ना। हाँ, तो वही वाली बात है कि आपका जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है एक प्रकार का ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम है। यानी कि आप जब सांस लेते हैं तो वो सांस ऑक्सीजन तक, यानी ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन एल्वेलाई तक जाता है, एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एल्वेलाई के पास में जाता है, एंड वहां से आपका गैसियस एक्सचेंज होता है जिससे ब्लड प्यूरिफाई हो जाता है, ठीक है। हाँ, तो वही बोल रहा है, द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज कॉल्ड एज ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम। इसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम। क्यों कहते हैं ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम? इसलिए कहते हैं क्योंकि आपने देखा कि जब भी आप सांस लिए, अगर मान लो ये आपका नाक है, ये मान लो आपका नाक है, ये नाक है, फिर यहाँ से आपका हो जाता है क्या? फेरिंग्स, फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद लेरिंग्स, लेरिंग्स के बाद ट्रैकिया, राइट। हाँ, ट्रैकिया के बाद ये ब्रोंकाई, है ना, ब्रोंकाई के बाद ये अंदर लंग्स आ गया, ये अंदर लंग्स आ गया, एंड अंदर में ब्रांचेज होते हैं ब्रोंक्यूल्स, एंड अंदर में फाइनली क्या होता है? बहुत सारे एल्वियोलाई, 2 से 3 मिलियन एल्वियोलाई एक लंग्स में पाया जाता है। सोच रहे हो कितना सारा एल्वियोलाई पाया जाता है, ठीक है। 20-30 लाख एक लंग्स में एल्वियोलाई पाया जाता है, एंड यहीं पर एल्वियोलाई में गैसियस एक्सचेंज होता है, O2 ब्लड में जाता है, O2 ब्लड में जाता है, इसीलिए इसको ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम कहा जाता है, राइट। हाँ, तो वही बोल रहा है, ब्रिंगिंग ऑक्सीजन टू द सेल्स, सेल्स तक ऑक्सीजन को लाना, एंड रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम इट रेफर टू एज इंटरनल रेस्पिरेशन। कहने का मतलब हुआ कि एक होता है इंटरनल रेस्पिरेशन और एक होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। तो इंटरनल रेस्पिरेशन और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का मतलब क्या हुआ? तो इंटरनल रेस्पिरेशन का मतलब हुआ कि आपके सेल्स तक ऑक्सीजन को पहुंचाना और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना, ये इंटरनल रेस्पिरेशन है। जबकि एक्सचेंजिंग एयर बिटवीन बॉडी एंड आउटसाइड इन्वायरमेंट, जो देखो लंग्स के पास काम हो रहा है ये इंटरनल रेस्पिरेशन, और जो नाक के पास काम हो रहा है वो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। क्या हुआ कि आपके इन्वायरमेंट के एयर को अंदर लिए और बाहर वाले अंदर वाली चीजों को बाहर किए। अरे सांस लेते हो तो सांस छोड़ते भी तो हो। हाँ, इसको एक्सटर्नल, यानी सांस लेना सांस छोड़ना, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। वही बोल रहा है, एक्सचेंजिंग एयर बिटवीन बॉडी एंड आउटसाइड इन्वायरमेंट, बॉडी से और आउटसाइड इन्वायरमेंट से जो एयर का एक्सचेंज होता है, पहले सांस लिए,
सांस छोड़े भी, तो लिए तो ऑक्सीजन वाला सांस लिए, छोड़े तो कार्बन डाइऑक्साइड वाला छोड़े, है कि नहीं। हाँ, तो एक्सचेंजिंग एयर बिटवीन बॉडी एंड आउटसाइड इन्वायरमेंट इज नोन एज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। तो ये जो रेस्पिरेशन हो रहा है ये एक्सटर्नल है ना, ये जो रेस्पिरेशन हो रहा है ये एक्सटर्नल रेस्पिरेशन हो रहा है, सांस लेना सांस छोड़ना, ये एक्सटर्नल बाहरी है जो आपको दिख रहा है। लेकिन इंटरनली रेस्पिरेशन कहाँ हो रहा है, लंग्स में, लंग्स में अंदर में एल्वेलाई के पास, जहां पर ऑक्सीजन को पहुंचाया जा रहा है सेल्स तक और उससे कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव किया जा रहा है। ठीक है। हाँ, कह रहा था इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ ऑर्गन्स, जो ऑर्गन्स के इंटीग्रेटेड सिस्टम है, आपस में इंटीग्रेटेड मतलब है बहुत सारे ऑर्गन्स मिले होते हैं, इन्वॉल्व इनटेक एंड एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन द बॉडी एंड इन्वायरमेंट। कहने का मतलब है बॉडी और इन्वायरमेंट के बीच में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज होता है कि ऑक्सीजन लाओ कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंको, इसके लिए बहुत सारे ऑर्गन्स जुड़े होते हैं। जैसे एग्जाम्पल में क्या क्या है, नेजल पैसेज है, नेजल पैसेज मतलब होता है नाक का जो रास्ता है ना, नाक का रास्ता होता है, फिर अंदर में लैरिंग्स होता है, फिर ट्रैकिया होता है, ब्रोंकियल ट्यूब्स होता है, लंग्स होता है। तो उसके लिए मैंने आपको ये सीक्वेंस मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। देखो, सबसे पहले मैंने बताया होता क्या है, सबसे पहले देखना एक सीक्वेंस मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे सबसे पहले होता है नॉस्ट्रिल, यहाँ पे क्या होता है नॉस्ट्रिल, ये गैसियस एक्सचेंज वाला कंसेप्ट क्लियर हुआ, बताओ। हाँ, अब पैसेज को समझना पड़ेगा, पैसेज मतलब क्या हुआ, रास्ता, कौन कौन सा रास्ता होता है। तो सबसे पहले आपको रास्ता मैं लिखने के लिए सिखाता हूँ, एक सीक्वेंस में आपको पता होना चाहिए, सीक्वेंस में आपको याद होना चाहिए। सबसे पहले आपका नॉस्ट्रिल है, सबसे पहले आपका क्या है, नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल मतलब है नाक का छेद, ठीक है। हाँ, फिर नॉस्ट्रिल के बाद नाक के अंदर का जो स्पेस है ये आपका नेजल कैविटी कहलाता है, नेजल कैविटी, नेजल कैविटी है ना, नेजल कैविटी, नासा गुहा। नेजल कैविटी के बाद कहाँ चला जाएगा हवा, फेरिंग्स में जाता है, फेरिंग्स में, कहाँ जाता है, फेरिंग्स में जाता है, किस में जाता है बताओ, फेरिंग्स में जाता है। एंड फेरिंग्स के बाद कहाँ जाता है, लैरिंग्स में, ये हिस्सा आपका लैरिंग्स है। फेरिंग्स के बाद कहाँ जाएगा, लैरिंग्स में। एंड लैरिंग्स के बाद हवा आता है एक श्वास नली में जिसका नाम है ट्रेकिया, जिसको विंड पाइप कहते हैं। लैरिंग्स के बाद कहाँ जाता है, ट्रेकिया में जाता है, ट्रेकिया में जाता है जिसको हम लोग विंड पाइप के नाम से जानते हैं, विंड पाइप के नाम से जानते हैं। एंड ट्रेकिया फिर देखो यहाँ पर आकर के दो भाग में बढ़ जाता है, लेफ्ट ब्रांच और राइट ब्रांच में। लेफ्ट ब्रांच और राइट ब्रांच को ब्रोंकाई कहा जाता है, ये जो कहलाएगा ब्रोंकाई कहलाएगा, ब्रोंकाई कहलाएगा। एंड जैसे मान लो ये ट्रैकिया है, अब ये ट्रैकिया तो इस तरीके से बट गया तो ब्रोंकाई है, अब ये फर्दर इस तरीके से डिवाइड हो जाता है, इस तरीके से डिवाइड हो जाता है, तो ये क्या कहलाते हैं, ब्रोंकाई। अब प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, तो इस तरीके से चलता रहता है। तब ब्रोंकाई के बाद ब्रोंक्यूल्स हो जाते हैं, ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। एंड उसके बाद जब लास्ट वाला महीन वाला ब्रोंक्यूल्स आ जाता है तो उसमें लगे होते हैं एल्वियोलाई, क्या लगा होता है, एल्वियोलाई, जहां पर एक्चुअली गैसियस एक्सचेंज होता है, जहाँ एक्चुअली गैसियस एक्सचेंज होता है। शायद मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ तो आपको दिख नहीं रहा होगा लिखा हुआ, लेकिन आपको मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। आई होप कि आप चीज़ों को समझे होंगे एंड फील किए होंगे। देखो भाई, स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन पार्ट आपको क्लियर होना चाहिए, इसलिए मैं चैट ओपन कर रहा हूँ, आप लोग बताना कि हाँ भैया क्या क्या समझे हो, क्या क्या नहीं समझे हो, ठीक है। चलो, मैंने क्या बोला बताओ, मेरे साथ बोलो। रेस्पिरेटरी सिस्टम को और एक क्या नाम दिया गया है, ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम। क्या नाम दिया गया है बोलो, आप लोग क्या बोलोगे, व्हाट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसको क्या बोलोगे, ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम। क्यों कहते हैं ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम, पता चल गया ना, क्योंकि ये आपके ब्लड में ऑक्सीजन डिलीवर करने का काम करता है। गुड। अब एक होता है जो इंटरनली रेस्पिरेशन होता है, इंटरनल रेस्पिरेशन यानी लंग्स में के अंदर जो काम हो रहा है, क्या, तो ब्रिंगिंग ऑक्सीजन टू द सेल्स, सेल्स तक ऑक्सीजन पहुंचाना एंड वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना, रिमूव करना, इसको हम लोग इंटरनल रेस्पिरेशन कहते हैं, है ना, जो कि यहाँ अंदर में हो रहा है, बॉडी के अंदर में। जो बाहर में हो रहा है उसको एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहते हैं, जिसमें एक्सचेंज कर रहे हैं एयर को, हवा छोड़ भी रहे हैं, ले भी रहे हैं, यस, बिटवीन बॉडी एंड आउटसाइड इन्वायरमेंट, तो उसको हम लोग एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहते हैं। गुड, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे इंटीग्रेटेड सिस्टम मतलब है बहुत, कोई भी सिस्टम बहुत सारे ऑर्गन से मिलकर बना होता है, जहाँ पर हवा हम लोग इनटेक करते हैं, एक्सचेंज करते हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बॉडी और एनवायरनमेंट के बीच में। तो कौन कौन सा है भैया, सबसे पहला है नेजल पैसेज, नेजल पैसेज यानी नासा द्वार, ठीक है, नासा द्वार हो गया। उसके बाद लैरिंग्स है, ट्रेकिया है, लैरिंग्स है, ट्रेकिया है, ब्रोंकियल ट्यूब्स है और लंग्स है, इस तरीके से है। अब इसी को डिटेल में मैंने यहाँ पर लिख के बताया, यहाँ पर लिख के बताया। लैरिंग्स के बाद ऑक्सीजन लेफ्ट लंग्स में, नहीं लैरिंग्स के बाद नहीं, लैरिंग्स के बाद तो ट्रेकिया है, ट्रेकिया के बाद लेफ्ट और राइट में जाती है, बढ़ती है, ठीक है। तो एक बार ये सीक्वेंस किसको किसको समझ में आया मुझे बताना, मेरे साथ लिखोगे, चलो एक बार मेरे साथ चलो लिखो ब्लैक स्क्रीन पर, मैं ब्लैक स्क्रीन पर लिखना चाह रहा हूं, आप मुझे बताना,
है ना। चलो, कितने बच्चे रेडी हैं? सबसे पहले बताइए, हवा का रास्ता, एयरवे, है ना। हवा का रास्ते के बारे में मैं बात कर रहा हूं। रेस्पिरेटरी सिस्टम्स, किसकी बात कर रहा हूं? रेस्पिरेटरी, एकदम सीक्वेंस पता होना चाहिए कहां से क्या क्या होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, सबसे पहले बताओ, मैं हवा जो आता है वो कहां से आता है? सबसे पहले कहां से? नॉस्ट्रिल। बहुत बढ़िया। एक बच्चा पूछ रहा है एपिग्लॉटिस, मैं बताऊंगा, जस्ट वेट करो थोड़ी देर। आपका नॉस्ट्रिल, सबसे पहला क्या होता है? नॉस्ट्रिल। नॉस्ट्रिल मतलब क्या हुआ? नाक का छेदा, नाक का छेदा, ठीक है। उसके बाद नेजल कैविटी, नेजल कैविटी, नेजल कैविटी का मतलब हुआ नासा गुहा, नाक के अंदर जो स्पेस है। नेजल कैविटी के बाद क्या हुआ दोस्त, बताओ? नेजल कैविटी के बाद क्या होता है? तो नेजल कैविटी के बाद वो हवा कहाँ चला जाता है? फेरिंग्स में। फेरिंग्स, फेरिंग्स, PHARYNX, फेरिंग्स। ध्यान रखना, फेरिंग्स एक कॉमन जगह है, कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, ये भी याद रख लेना। यहाँ पे फूड भी पहुँचता है, एयर भी पहुँचता है। कॉमन पैसेज, कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, फूड एंड एयर। कई बार देखना नाक से खाना निकल जाता है सरकते हो, तो वही फेरिंग्स में एक जगह मिस्टेक हो जाता है। वैसे फेरिंग्स का 3 पार्ट होता है, फेरिंग्स का भी 3 पार्ट है। जैसे एक होता है ओरोफेरिंग्स, फिर नेजोफेरिंग्स, लेरिंजियोफेरिंग्स, सब में बटा होता है। जैसे एयर जाता है तो नेजोफेरिंग्स में जाता है, ठीक है। और ओरल कैविटी से जो आता है तो वो ओरोफेरिंग्स में आता है, ठीक है। इस तरीके से बटा होता है। चलो, तो फेरिंग्स आ गया। फेरिंग्स के नीचे क्या होगा आप लोग बताओ? फेरिंग्स के नीचे, तो फेरिंग्स तो गर्दन हो गया, गर्दन के नीचे ये यहाँ पे वोकल कॉर्ड होता है ना, जिससे आवाज आती है, ये लैरिंग्स। अरे बोलो ना, बोलो ना, बोलो ना, बोलो ना, क्या होगा? लैरिंग्स, लैरिंग्स, वेरी गुड। अच्छा, लैरिंग्स में बताओ, लैरिंग्स का एक और नाम कोई जानता है? कोई बताएगा? लैरिंग्स का एक और नाम कौन जानता है? देखते हैं। लैरिंग्स को और कुछ कहा जाता है, LARYNX, लैरिंग्स। लैरिंग्स को और क्या कहा जाता है? वॉइस बॉक्स, साहिबा बानो जी, बहुत बढ़िया। इसको वॉइस बॉक्स के नाम से जाना जाता है। यू नो वाई वॉइस बॉक्स? क्योंकि यहीं पर आपका वोकल कॉर्ड पाया जाता है, वही वाइब्रेट होता है तो आपका आवाज़ निकलता है। लैरिंग्स से ही आवाज़ आती है, लैरिंग्स से ही आवाज़ आती है। हाँ, लैरिंग्स को होते हुए कहाँ जाता है? ट्रैकिया में जाता है। कहाँ जाता है? ट्रैकिया में, ट्रैकिया में जाता है। ट्रैकिया, ट्रैकिया को एक और नाम क्या दिया गया है? विंड पाइप, हवा का पाइप, हवा का पाइप, विंड पाइप, ट्रैकिया में आता है। अच्छा, ट्रैकिया के बाद कहाँ जाता है हवा? ट्रैकिया के बाद कहाँ जाता है? तो एक यही चीज़ का फोटो बनाओ। जैसे देखो, मैं एक इमेज बनाता हूँ अपने हिसाब से, आप लोग बताना कैसा लग रहा है वो इमेज। देखो, सबसे पहले मैं बना दिया नाक का छेदा, नॉस्ट्रिल, मैं ऐसे ही बनाता हूँ। ये नाक का छेदा है, ठीक है। यहाँ से आप एयर इन होगा, एयर इन, ठीक है, एयर इन होगा। नाक का छेदा, ये नाक का छेदा, ये नेजल कैविटी है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा? फेरिंग्स हो जाएगा। ये वाला हिस्सा फेरिंग्स है। ये थोड़ा सा बना दो लैरिंग्स। लैरिंग्स के बाद आपका हो जाएगा क्या? ट्रैकिया। लैरिंग्स के बाद क्या हो जाएगा? ट्रैकिया, ठीक है। हाँ, अब ये ट्रैकिया क्या होता है? 2 हिस्से में बढ़ जाता है, राइट। हाँ, ट्रैकिया 2 हिस्से में बढ़ जाता है और यहाँ पे बन जाता है आपका लंग्स, राइट। हाँ, लंग्स बना दो। चलो, यहाँ पे आपका बन जाएगा लंग्स, आय हाय हाय, फेफड़ा, ठीक है, फेफड़ा, ओके। हाँ, अब इस लंग्स में यहाँ तक का प्रोसेस तो सबको समझ में आ गया ना? देखो, एक एक चीज़ समझ में आना चाहिए। ये आपका नॉस्ट्रिल है, नेजल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स और ट्रैकिया। ये आपका ट्रैकिया है, ट्रैकिया है। ट्रैकिया 2 हिस्से में जो बट गया, ये आपका ब्रोंकाई कहलाता है। लेफ्ट ब्रोंकाई, राइट ब्रोंकाई, इसको हम लोग ब्रोंकाई कहते हैं, BRONCHI, ब्रोंकाई। ये ब्रोंकाई कहलाएगा, ये ब्रोंकाई। अब ये ब्रोंकाई जो है, देखो, ये अब फर्दर डिवाइड होता है, ये अब फर्दर डिवाइड होता है, ठीक है। ये अब फर्दर डिवाइड होता है और इस तरीके से होता है, जैसे प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई। जैसे इसके ब्रांचेस को ये प्राइमरी ब्रोंकाई हो गया, इसके ब्रांचेस को सेकेंडरी ब्रोंकाई, अब इसके ब्रांचेस को टर्सरी ब्रोंकाई। इस तरीके से होता है, एकदम महीन 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 बहुत सारे ब्रांचेस बन जाते हैं। एंड लास्ट में आपका क्या होता है? एल्वियोलाई होता है, एल्वियोलाई, एल्वियोलाई होता है। ये एयर सैक, ये जो हवा, बहुत सारा एल्वियोलाई होता है, गोल गोल दिख रहा है ना, लास्ट में एल्वियोलाई होता है। और यही एल्वियोलाई क्या है? गैसियस एक्सचेंज का साइट है। तो वही आपका ट्रैकिया के बाद क्या होगा? ब्रोंकाई होगा, ब्रोंकाई होगा,
ट्रेकिया के बाद क्या होगा, ब्रोंकाई, एंड ब्रोंकाई, ब्रोंकियल ट्यूब में प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई, इस तरीके से आता है, आगे पढ़ेंगे। एंड उसके बाद क्या हो जाएगा, एल्वियोलाई। एल्वियोलाई में एग्जैक्टली क्या हो जाएगा, एक्चुअल गैसियस एक्सचेंज, यहीं पे गैसियस एक्सचेंज हो जाएगा, गैसियस एक्सचेंज हो जाएगा, यानी O2 अंदर चला जाएगा, CO2 वहाँ से आएगा, लंग्स फिर बाहर फेंक देगा, है ना। हाँ, O2 एक्चुअल गैसियस एक्सचेंज होता है, इसीलिए लंग्स का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट किसको कहा जाता है, एल्वियोलाई को। बताओ, रेस्पिरेटरी सिस्टम का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, यूनिट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, यूनिट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम किसको कहा जाता है, बताओ, रेस्पिरेटरी सिस्टम को किसको कहा जाता है, तो एल्वियोलाई को कहा जाता है। देखो ये बेसिक चीजें हैं, ये आपको क्लियरिटी आनी चाहिए, ये क्लियरिटी आएगी तभी आप आगे पढ़ पाओगे। बोलो भाई। समझ में आया हो तो बताना, इसीलिए मैं बोल रहा था आपके चैट को ओपन रखने के लिए, क्योंकि आज मुझे आप लोगों के आंसर्स चाहिए थे, तभी आप लोग जब तक लिखोगे नहीं, बताओ जवाब नहीं दोगे तो फिर कैसे पता चलेगा कि हाँ भाई समझ में आ रहा है। चलो नोट्स को ऐड कर देता हूँ आप लोग का यहाँ पर, मेरे हैंड रिटन नोट्स को भी, ताकि आप लोग को पढ़ने में थोड़ा आसानी हो। चलो ठीक है, अब आगे की ओर बढ़ते हैं। एक बार कमेंट में दिल बना देना अगर सबको समझ में आया होगा तो। गुड, हाँ एकदम सब कुछ। मैं ऑलवेज कहता हूं कभी भी आपको ऐसा फील नहीं होने दूंगा, मेरा सिलेबस भी टाइम से आपको खत्म किया जाएगा, और समझा के पढ़ा के, मैं 2 क्लास एक्स्ट्रा ले लूँ मंजूर है, लेकिन कभी भी मैं जल्दीबाजी में नहीं निकालूंगा। जल्दीबाजी में वो करते हैं जब हमको लगता है कि ये सब चीज़ें पढ़ाया हुआ है, समझ में आ रहा होगा। चलो बहुत बढ़िया। अब आगे के लिए आप लोग थोड़ा सा चैट ऑफ कर देता हूं, अब फिर मैं जरूरत पड़ेगा तो मैं ऑन कर लूंगा, ठीक है। अब आप लोग पढ़ो, सुनो शांति से। देखो क्या होता है, अब क्या होता है, क्या है, पैसेज वे, यहां तक तो पढ़ लिए, कुछ नहीं था, अभी तो वही था सिंपली, हवाई रेस्पिरेटरी सिस्टम को ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम कहते हैं। इंटरनल रेस्पिरेशन क्या होता है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या होता है, कौन कौन से इसमें एक डायग्राम सीखें, ये डायग्राम बहुत जरूरी है बनाने के लिए। इस डायग्राम में क्या क्या आपको मेंशन करना है एग्जाम में, ये नॉस्ट्रिल को मेंशन करना है, नेजल कैविटी को मेंशन करना है, एंड फिर फेरिंग्स को मेंशन करना है, फिर एपीग्लॉटिस। ये एपीग्लॉटिस एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो आपके खाने को ट्रैकिया में जाने से बचाता है, एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, जैसे ये ट्रैकिया है, ये ट्रैकिया के ऊपर इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, कैसे कमोड के ऊपर होता है, जब आप खाना निगलने लगते हो तो ये कवर कर देता है, ये गिर जाता है, जिससे कि खाना आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम में नहीं जाता है, ठीक है। हाँ, तो ये एपिग्लॉटिस को दिखाना है, लैरिंग्स को दिखाना है, ट्रैकिया को दिखाना है, राइट लंग को दिखाना है, लेफ्ट लंग को दिखाना है, एंड इसमें ब्रोंकाई को दिखाना है, एंड एल्वियोलाई को दिखाना है, जिसको जिसको मैंने घेरा है बस वही चीज़ को आपको दिखाना है। एंड ये वाला डायग्राम आप जरूर लिखिएगा, ठीक है। हाँ, अब क्या रहा है, देखो, पैसेज वे टू लंग्स प्यूरिफाई वार्म एंड ह्यूमिडिफाई द इनकमिंग एयर, एक्सचेंज ऑफ गैस टेक प्लेस विद इन द लंग्स इन द एल्वियोलाई। कह रहा है कि पैसेज वे, जो नेजल पैसेज वे है, जो ठंडी हवा आप लेते हो, इसको अंदर में गर्म कर दिया जाता है, लंग्स तक पहुंचते पहुंचते क्या हो जाता है, वो हवा गर्म हो जाता है। तो जो आपका नॉस्ट्रिल है, फेरिंग्स है, लैरिंग्स है, ट्रैकिया है, वो सब चीज़ में क्या होता है, हवा को प्यूरिफाई किया जाता है, प्यूरिफाई क्योंकि नाक में बाल वगैरह है, जो भी डस्ट पार्टिकल है वहाँ पे ट्रैप हो जाता है, और फिर जो म्यूकस है उसमें चिपक जाता है, और वार्म किया जाता है बॉडी के अकॉर्डिंग, हल्का गर्म। अगर ठंडी हवा भी आप स्मेल करोगे तो, मतलब स्मेल क्या, सांस लोगे तो फिर आपका वो गर्म होता है, एंड फिर उसको ह्यूमिडिफाई किया जाता है इनकमिंग एयर को, एंड फिर एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस विद इन द लंग्स। कहाँ पर होता है गैसियस एक्सचेंज, लंग्स में, और लंग्स में कहाँ पर, एल्वियोलाई में। कहाँ पर, एल्वियोलाई में। अरे बताओ भाई कहाँ पर होता है, एल्वियोलाई में होता है, जो कि ओनली साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज है, जो कि सिर्फ गैसियस एक्सचेंज का साइट है। द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज ए सेट ऑफ ऑर्गन्स, इसमें सेट ऑफ ऑर्गन्स है, दैट अलाउ अ पर्सन टू ब्रीद एंड एक्सचेंज ऑक्सीजन। यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम सेट ऑफ ऑर्गन्स है जिसमें पर्सन को अलाउ किया था कि वो ब्रीद करे, यानी सांस ले, जिससे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज हो जाए थ्रू आउट द बॉडी, पूरे बॉडी का कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकले और ऑक्सीजन अंदर जाए, ठीक है। ये काम होता है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम का। तो ये बेसिक था रेस्पिरेटरी सिस्टम है क्या। अब आते हैं इसके एनाटमी में और फिजियोलॉजी में, यानी कि वन बाय वन, क्योंकि रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के एनाटमी पढ़नी है, तो एनाटमी ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स एंड देयर फंक्शंस, यानी एक एक करके आपको सभी का एनाटमी और फिजियोलॉजी पढ़ना होगा, ठीक है। हाँ, तो ऑर्गन्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम में तो आप जान ही रहे हैं क्या क्या है भैया। सबसे पहले आपका नाक है, नोज है, ठीक है, नेजल कैविटी है, यस, नाक के अंदर ही आपका नासा गुहा है, ठीक है। उसके बाद फेरिंग्स है, जिसको हम लोग थ्रोट कहते हैं, थ्रोट कहते हैं, यानी गला है, एंड ये कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, कॉमन
पैसेज फॉर फूड एंड एयर, यहाँ पे फूड भी आता है, एयर भी आता है, फूड एंड एयर काफ़ी बार पूछा हुआ है, ठीक है। हाँ, लैरिंग्स को उसके बाद आता है लैरिंग्स जिसको वॉइस बॉक्स कहते हैं, उसके बाद आता है ट्रैकिया जिसको विंड पाइप कहते हैं। अच्छा, फूड पाइप किसको कहा जाता है, तो जो खाना का नाल है ना, आहार नाल जो होता है वो ईसोफेगस होता है, ईसोफेगस, उसको ईसोफेगस कहते हैं। ईसोफेगस को क्या कहा जाता है, फूड पाइप के नाम से जाना जाता है, फूड पाइप। एंड ट्रैकिया विंड पाइप है। ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोलाई, ये अब ट्रैकिया के बाद ब्रोंकाई आते हैं, ब्रोंक्यूल्स आता है, एल्वियोलाई आता है, जहाँ पे एक्चुअल गैसियस एक्सचेंज होता है, एंड एल्वियोलाई में ही ना गैसियस एक्सचेंज होता है। एंड फिर यहाँ पे आपका लंग्स, ये पूरा ये सब मिलकर लंग्स कहलाता है, ठीक है। हाँ, तो ये चीज़ें आपका हो गया क्या, आपका ऑर्गन्स हो गया। अब वन बाय वन इंडिविजुअली आपको सबके बारे में पढ़ना होगा। सबसे पहले नेजल कैविटी, सबसे पहले नेजल कैविटी है ना, क्योंकि नाक के अंतर्गत ही आता है नेजल कैविटी, तो सबसे पहले आपको नेजल कैविटी का एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पढ़ना होगा, ठीक है। हाँ, तो देखो अब नेजल कैविटी का एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ने के लिए, अब नेजल कैविटी क्या होता है, नाक के अंदर का जो स्पेस हो गया ना, जैसे ये देखो नाक है, नेजल कैविटी दिखाई, ये देखो नाक है, हाँ सांस यहाँ से ले रहे हैं, तो यहाँ से जो इंदर स्पेस बनता है ना, यही आपका नेजल कैविटी होता है। तो अब ऐसा नहीं कि आपको एग्जाम में ये फोटो बनाना है, ये दिखाने के लिए कि नेजल कैविटी कहाँ हो रहा है, नाक के दीवार के जस्ट नीचे जो स्पेस है, जहाँ मैंने रेड रेड किया है, वही आपका नेजल कैविटी, ठीक है। हाँ, फोटो वगैरह नहीं बनाना है। अब समझो क्या क्या है उसके बारे में, नेजल कैविटी के बारे में अगर एग्जाम में लिखना है, थोड़ा सा नेजल कैविटी भी लिखना होगा, ठीक है। कह रहा है देखो, द एंट्रेंस ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम is divided into an external portion and internal portion called nasal cavity। कहने का मतलब है कि जो इंट्रेंस ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, श्वसन तंत्र है, उसका जो आगे का हिस्सा है, इंट्रेंस है, वो डिवाइडेड किया गया एक्सटर्नल पोर्शन और इंटरनल पोर्शन में। और आगे वाला जो हिस्सा होता है एक्सटर्नल पोर्शन है ना, वो आपका नेजल कैविटी होता है, ये आपका नेजल कैविटी होता है, इसी को नेजल कैविटी होता है, नाक के अंदर का जो स्पेस है। द इंटीरियर एरिया ऑफ द नोज, यानी नाक का जो अंदर का स्पेस है, वो उसमें लाइंड विथ अ स्टिकी म्यूकस मेम्ब्रेन, उसमें स्टिकी म्यूकस मेम्ब्रेन है, म्यूकस मतलब चिपचिपा वाला, अरे नाक के अंदर नेटा होता है ना, कैसे बनता है, वही म्यूकस मेम्ब्रेन है, यानी एक म्यूकस का मेम्ब्रेन है, यानी चिपचिपा पदार्थ जो होता है वो पाया जाता है। कंटेन्स टीनी सरफेस हेयर्स, हाँ छोटे छोटे बाल भी होते हैं, एंड उस बाल को सीलिया कहा जाता है। सीलिया वो क्यों होता है, नाक के अंदर म्यूकस सरफेस है, म्यूकस सरफेस, म्यूकस होता है, चिपचिपा होता है, क्यों होता है, जब आप सांस लें धूल मिट्टी वाला, तो धूल मिट्टी यहीं चिपक जाए, और वही धूल मिट्टी चिपक करके फिर नेटा बन के निकलता है, ठीक है। हाँ, एंड इसमें छोटे छोटे हेयर्स भी होते हैं जो सीलिया कहलाते हैं, जो कि एयर पार्टिकल्स को, जो डस्ट पार्टिकल है उसको ट्रैप कर देता है, ठीक है। एंड इट इज डिवाइडेड मीडियली बाय द नेजल सेप्टम, यानी नाक जो है आपका, जैसे ये नाक है, ये नाक है, जैसे ये नाक में दिखा देता हूँ, ये दो दो हिस्सा है, ठीक है, एक इधर एक इधर, तो बीच वाला जो ये नेजल सेप्टम कहलाता है, ये क्या कहलाता है, नेजल सेप्टम। तो पूछा गया था एक बार सवाल कि नेजल कैविटी इज डिवाइडेड बाय किसके द्वारा, नेजल सेप्टम, किसके द्वारा, नेजल सेप्टम के द्वारा डिवाइड होता है, ठीक है। हाँ, पार्टिकल्स ट्रैप्ड इन द म्यूकस, जो अंदर में नाक के अंदर म्यूकस है उसमें पार्टिकल्स ट्रैप हो जाते हैं, कैरीड टू द फेरिंग्स, फिर जो फ्रेश एयर बचा वो फेरिंग्स तक पहुंचता है, ठीक है, बाय सिलियरी एक्शन, सिलियरी एक्शन के द्वारा, क्योंकि इसमें सीलिया है, तो सीलिया छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसको उधर की ओर ठेलते हैं हवा को, एंड फिर वो सैलो हो जाता है, कैरीड टू द स्टमक, है ना। एंड जो आपका जो, अच्छा जो पार्टिकल ट्रैप हुआ है, देखो जो पार्टिकल ट्रैप हुआ वो क्या होता है, वो इसी में जमा रहता है क्या, नहीं, जो पार्टिकल ट्रैप हुआ म्यूकस में वो फेरिंग्स में जाता है, एंड फेरिंग्स में सिलियरी एक्शन के द्वारा उसको स्टमक में भेज दिया जाता है, क्योंकि पेट में वो एसिड वगैरह बैक्टीरिया वगैरह को मार देगा, है ना, लेकिन रेस्पिरेटरी सिस्टम में नहीं जाने देता है, यानी जो पार्टिकल्स ट्रैप हुए हैं उसको पेट में डाल देता है। वेयर एज गैस्ट्रिक जूस डिस्ट्रॉय माइक्रोनियम्स इन द म्यूकस, यानी उस म्यूकस में जो भी माइक्रोनियम्स होंगे, सूक्ष्म जीव होंगे, उसका जो आपका HCl है वो मार के खत्म कर देगा, ठीक है। हाँ, अब जो बचा क्लीन एयर वो आगे बढ़ेगा, तो कह रहा था एंटीरियर पोर्शन ऑफ नेजल कैविटी, यानी कि नेजल कैविटी का जो आगे वाला हिस्सा है जस्ट इनसाइड द नॉस्ट्रिल, जैसे ये देखो ये आपका नॉस्ट्रिल है, ये आपका नॉस्ट्रिल है, नॉस्ट्रिल के आगे जस्ट ये वाला हिस्सा, इसको कहते हैं इंटीरियर पोर्शन ऑफ नेजल कैविटी, उसको हम लोग नेजल वेस्टिब्यूल नाम दिया गया, उसको क्या नाम दिया गया है, नेजल वेस्टिब्यूल नाम दिया गया है, इसके लिए नाम दिया गया है नेजल वेस्टिब्यूल। इसमें सराउंडेड बाय कार्टिलेज, इसमें क्या होते हैं, कार्टिलेज, इसीलिए नाक देखना पुल पुल करता है ना,
ये हड्डी का नहीं, कार्टिलेज का बना हुआ है, ठीक है। हाँ, द सुपीरियर पार्ट ऑफ नेजल कैविटी सराउंडेड बाय बोन। सुपीरियर पार्ट देखो, एंटीरियर पार्ट तो ये आपका क्या है, एंटीरियर पार्ट तो ये क्या है आपका, ये वाला हिस्सा, ये अरे ये नहीं दिख रहा, ये एंटीरियर पोर्शन जो है वो तो कार्टिलेज का बना हुआ है, लेकिन जो सुपीरियर पार्ट है ऊपर वाला हिस्सा, ये देखो जहाँ चश्मा रखाता है वो हड्डी का बना हुआ है, वो टाइट है, ठीक है। हाँ, कह रहा था वर्टिकल पार्टीशन, अब वर्टिकल पार्टीशन है यानी कि नाक को बांटने के लिए एक वर्टिकल पार्टीशन है जिसका नाम नेजल सेप्टम दिया गया है। डिवाइड्स नेजल कैविटी इनटू राइट एंड लेफ्ट साइड, नाक को राइट और लेफ्ट साइड में बांटता है। द एंटीरियर पोर्शन ऑफ नेजल सेप्टम कंसिस्ट प्रीमियरली हाइलाइन कार्टिलेज, जो एंटीरियर पोर्शन है नेजल सेप्टम का उसमें हाइलाइन कार्टिलेज पाया जाता है। कौन सा कार्टिलेज, हाइलाइन, यहाँ की ये वाला जो है ना कार्टिलेज, ये हाइलाइन कार्टिलेज है। कम्युनिकेट विद द नेजल कैविटी बाय डक्ट्स लाइंड, इसमें स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम सेल्स होता है। खैर मुझे ऐसा लगता है इतना ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है नेजल कैविटी को, लेकिन दिया हुआ है तो पढ़ लो। हाँ भैया, नेजल कैविटी क्या है, तो ये नेजल कैविटी आपके नाक का इंटीरियर एरिया है जहाँ म्यूकस होता है, सिलिया भी होता है, एंड नेजल सेप्टम से डिवाइडेड होता है। जो पार्टिकल ट्रैप हो जाते हैं म्यूकस में उसको सिलियरी एक्शन के द्वारा स्टमक में भेजता है जिससे खत्म हो जाता है। एंड एंटीरियर पोर्शन नाक का नॉस्ट्रिल कहलाता है, नॉस्ट्रिल के आगे जस्ट नेजल वेस्टिब्यूल होता है जो कि कार्टिलेज का बना होता है, हाइलाइन कार्टिलेज होता है। सुपीरियर पार्ट बोन का बना होता है एंड वर्टिकल पार्टीशन होता है, उसको नेजल सेप्टम कहते हैं, जिससे राइट और लेफ्ट साइड में बटा होता है, ठीक है। बस इतना ही था। एंड द फंक्शन ऑफ द नोज, नोज का कार्य क्या है, नोज का कार्य क्या है, तो नाक का कार्य होता है देखो रिसेप्शन एंड एलिमिनेशन ऑफ सिक्रीशंस, यानी जो भी सिक्रीशन है उसको रिसेप्शन मतलब एलिमिनेट करना, बाहर करना, रिसेप्ट करना यानी कि उसको सेलेक्ट करके बाहर निकालना, भैया सिक्रीशंस नाक वगैरह से बाहर निकलते हैं। एंड ऑल्फैक्शन, ऑल्फैक्शन मतलब होता है स्मेलिंग, स्मेल करने में हेल्प होता है क्योंकि ऑल्फैक्टरी रीजन पाया जाता है। रेस्पायरेशन यानी ब्रीदिंग में हेल्पफुल होता है। ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ इंस्पायर्ड एयर, जो आप हवा, यहाँ पे म्यूकस जो है ना, यहाँ म्यूकस होना बहुत जरूरी है। कुछ लोग बोलते हैं मेरा नाक में नेटा है, ये नहीं, नेटा तनी नहीं होना चाहिए, यानी हल्का म्यूकस होना चाहिए। उससे क्या होगा, जो आप हवा अगर मतलब मान लो गर्म हवा स्मेल कर रहे हो, स्मेल क्या इंस्पायर कर रहे हो, तो उस कंडीशन में वो हवा को नमी प्रदान करता है, ठीक है। एंड फिल्ट्रेशन ऑफ डस्ट, डस्ट को भी फिल्टर करने का काम करता है नाक। इस तरीके से आपका नाक का फंक्शन वगैरह हो गया। बाकी आगे के जो भी ऑर्गन्स हैं उसको अगले क्लास में देखेंगे, पहले क्वेश्चंस करके देखो, ठीक है। पहले क्वेश्चंस करो एंड एक बार इसको फिर से पढ़ना, सब कुछ क्लियर आ जाएगा, ठीक है। चलो, क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द फंक्शन, क्वेश्चन करके देखिए एंड फिर आपको मुझे समझ में आएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं। बताओ भाई, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एल्वेलाई इन द लंग्स, लंग्स में एल्वेलाई का क्या फंक्शन है, लंग्स में एल्वेलाई का क्या फंक्शन है। टू फिल्टर इनकमिंग एयर, इनकमिंग एयर को फिल्टर करता है। टू प्रोड्यूसेस म्यूकस, क्या म्यूकस को प्रोड्यूस करता है। टू एक्सचेंज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज करता है। टू मूव एयर इनटू द ब्रोंकाई, क्या काम करता है बताओ। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एल्वेलाई इन द लंग्स, तो लंग्स में एल्वेलाई का जो मुख्य कार्य है, लंग्स में जो एल्वेलाई का मुख्य कार्य है वो क्या है, एल्वेलाई में गैसियस एक्सचेंज होता है। वेरी गुड, आंसर सी, करेक्ट कर दिया आंसर, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक क्वेश्चन और करके दिखाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ साउंड, इसमें से साउंड प्रोडक्शन के लिए कौन सा ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल है। ब्रोंकाई, लैरिंग्स, डायफ्राम, एल्वेलाई, जवाब दो। सारे बच्चे बताएंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल फॉर, अगली क्लास 11 अभी बज गया ना, तो अगली क्लास मेरे ख्याल से 11:30 पे होगा। चलो जवाब दे दिए सारे बच्चे, जवाब दो। अगली क्लास जो पार्ट 2 है ना उसको 11:30 पे मैं कंटिन्यू करूंगा, 11:30। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ साउंड, तो आंसर हो जाएगा बी, लैरिंग्स। क्या, लैरिंग्स, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है द टर्म ब्रोंक्यूल रेफर्स टू, द टर्म ब्रोंक्यूल, ब्रोंक्यूल्स रेफर्स टू, ब्रोंक्यूल्स जो टर्म है इसका मतलब क्या होता है, ब्रोंक्यूल्स का मतलब, ठीक है। चलो आंसर करो।
ब्रोंक्यूल्स का मतलब क्या है? लार्ज एयरवेज दैट कनेक्ट ट्रेकिया टू द लंग्स। पहले तो ब्रोंक्यूल्स होता क्या है? जैसे ये देखो ट्रेकिया है, ट्रेकिया ब्रोंकाई में कन्वर्ट होता है। ब्रोंकाई के जो एकदम पतले पतले नलिकाएं होती हैं उसको ब्रोंक्यूल्स कहा जाता है, उसको ब्रोंक्यूल्स कहा जाता है। ये आपका ब्रोंक्यूल्स कहलाता है, ये है जो ब्रोंक्यूल्स कहलाता है। तो लार्ज एयरवेज तो नहीं होता है। स्मॉल एयरवेज होते हैं विद इन द लंग्स दैट लीड टू एल्वियोलाई। यस, और उसके लास्ट में एल्वियोलाई लगा होता है। वेरी गुड, आंसर है बी, आंसर है बी, करेक्ट, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ द नेजल कैविटी इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में नेजल कैविटी का मुख्य कार्य क्या है? बताइए। टू ह्यूमिडिफाई एंड फिल्टर द एयर, एक्सचेंज गैसेज, सर्कुलेट एयर थ्रू द लंग्स, टू एक्सपेल कार्बन डाइऑक्साइड। बताओ भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ नेजल कैविटी इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम? तो आंसर करो। आय हाय हाय, आंसर क्या आ जाएगा? नेजल कैविटी का कार्य है ए, ए आंसर सही है ए। भैया आपका क्या होता है? टू ह्यूमिडिफाई एंड फिल्टर द एयर, एयर को ह्यूमिडिफाई करना, नमी करना और फिल्टर करना। सर्कुलेट थ्रू आउट द लंग्स वगैरह नहीं है, इसका नहीं है, आंसर ए। चलो, तो फाइनली आपका ये पार्ट 1 खत्म हो गया। एंड पार्ट 2 में अब जो आपके बचे हुए रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं उनके एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को पढ़ेंगे। आज के क्लास में रेस्पिरेटरी सिस्टम होता क्या है एंड इसके ऑर्गन्स क्या क्या हैं, एंड उसमें से एक ऑर्गन नेजल कैविटी का हम लोग एनाटॉमी फिजियोलॉजी देखें, यानी स्ट्रक्चर और फंक्शन देखें अगले क्लास में। यानी 11:30 से आपका अगला क्लास है जिसमें आपको मैं आपके आगे के पार्ट यानी फेरिंग्स, लैरिंग्स, ये सब चीज़ें पढ़ाने वाला हूँ एंड बहुत मजा आएगा। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। मिथिलेश्वर ऑफिशियल के साथ आप सभी लोग जुड़े रहिए ताकि हर एक अपडेट टाइम टू टाइम आपको मिलता रहे। एंड सारे बच्चे सेंट्रल फार्मेसी को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वहाँ पर भी बहुत अच्छी वीडियो आने वाली है। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। एंड साइनस क्या होता है आगे आप समझेंगे। ठीक है, जो खाली स्पेस है ना हड्डियों के बीच, मैं बता देता हूँ, हड्डियों के बीच जो खाली स्पेस होता है उसको साइनस कहते हैं, जहाँ हेयर फिल होता है ना। चलो, बहुत बढ़िया, थैंक यू। अब अगले क्लास में आप लोग आइए 11:30 AM पर सब लोग आइएगा एंड वहाँ पे हम लोग आगे पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, थैंक यू। अभी जब तक ठंड चल रही है तो क्लास सुबह सुबह एकदम तो स्टार्ट नहीं हो पाता, लेकिन चलो कोशिश रहेगी। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू। ओके, क्लास 11:30 एकदम टाइम पे आ जाऊँगा। ओके, थैंक यू।